हेलो एवरीवन, 21st क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसमें उसकी शर्तें क्या हैं? ए है चुनाव लड़ने से पूर्व उससे अपनी सदस्यता को त्याग करना होगा, सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। दूसरा है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तीसरा है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चौथा है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उसको निर्वाचित होने के तुरंत बाद जो है अपनी सदस्यता जो है छोड़नी होगी। जिस पद पे वो पहले थे वो जो है उनको छोड़नी होगी। ठीक है, ये हमारा जो है शर्त है इसका। देखिए, अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद या किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह है 57 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो है वो दोबारा जो है आपका उनका हो सकता है, दोबारा वो निर्वाचित हो सकते हैं। भारतीय जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 57 के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करती है। क्या करती है? पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित करती है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है संसद या संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र है वो। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है या उस विवाद को जो है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? तो हमने देखा था कि ये जो होल सोल अथॉरिटी है उस विवाद के लिए वो आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णय होगा वो जो है क्या होगा? फाइनल होगा, अंतिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जो हमारे राष्ट्रपति हैं 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, अपने निर्वाचन की तारीख से रहते हैं या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से रहते हैं, अपने पद ग्रहण के दिन से या फिर निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो देखिए वो अपने जो है पद ग्रहण से 5 साल तक वहां रहते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। अगर वो नहीं होंगे तो किसको करेंगे? वो नहीं होंगे तो वो करेंगे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो किसको करेंगे? वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे सीनियर जो जज होंगे। तो 56(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष को तुरंत ही सूचना दी जाएगी उपराष्ट्रपति के द्वारा कि जो है आपका ये पद जो है उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइन मतलब त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये जो है सूचना तुरंत लोकसभा जो सभापति हैं उनको पता चलेगी, अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो हमने जस्ट देखा भी भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति उनके पद से हटाया जा सकता है कैसे? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संसद के द्वारा। तो देखिए संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जाता है और पद से हटाने की कुछ शर्तें भी होती हैं। जैसे 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर कब हटाया जाएगा? जब अतिक्रमण करेंगे संविधान का। तो अनुच्छेद 61 में उपबंधित, जो अनुच्छेद 61 है उसमें उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा जो है कौन चलाएगा? संसद द्वारा जो है महाभियोग के माध्यम से पद से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 61 है। ठीक है, 61 अनुच्छेद के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें है? तो हमारा किसमें है? 61 में है। ठीक है, 61 में जो महाभियोग के द्वारा उनको
हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये महाभियोग के द्वारा। और कहाँ पे? हमारा पार्लियामेंट जो संसद है वहां पे। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा। तो ये किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, किसी भी सदन द्वारा। तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन 61 में किया गया है, जो अनुच्छेद 61 है उसमें किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। तो अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में लगा है तो लोकसभा उसका अन्वेषण करेंगे, और लोकसभा में लगा है तो राज्यसभा उसका अन्वेषण करेंगे। ठीक है, अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। तो जब भी अन्वेषण होगा तो राष्ट्रपति खुद भी वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं या अपने बिहाफ पे किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? 61 है जो महाभियोग से। कौन सा है? 61, याद रखिएगा, 61 महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो दोनों सदनों को है। ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा, कहीं भी हो सकता है ये। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया सकता है? तो हमारा कौन सा है? डी है, दोनों ही, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों। ठीक है, अब हमारा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो देखिए हमने देखा था कि महाभियोग जब भी लगेगा तो 14 डेज प्रियर जो है उनको बताना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण, क्यों? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए कि संसद के अनुच्छेद 61(2) किसमें? 61(2) के अनुसार कोई ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूची के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। मतलब 14 डे, अगर 14 दिन के पहले अगर आप बता नहीं रहे हैं जो भी आपका संकल्प है, तो जो है इस स्थिति में जो है लगाया नहीं जा सकता ये महाभियोग। इस प्रकार 14 डेज की जो अग्रिम सूचना है उसके साथ ही संकल्प पर सदन के कुल सदस्यों की कम से कम 1/4 जितना है वो तो है ही 14 डेज का, और उसके बाद फिर कितना है? 1/4, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए जिस सदन में ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदें और राज्यों की विधानसभाएं। तो देखिए हमने कहा था विधानसभाएं जो हैं वो जो है हिस्सा नहीं होती किसमें? उनके निर्वाचन में विधान परिषद, राज्यों की विधानसभाएं, ये जो है महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति में निर्वाचक तो हैं लेकिन उनके महाभियोग का नहीं। तो देखिए जो राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं वो हिस्सा होती हैं लेकिन विधान परिषदें हिस्सा नहीं होती, तो परिषद को तो हमें देखना ही नहीं है। लेकिन ये जो है महाभियोग के समय में ये विधानसभाएं जो है हिस्सा नहीं लेती, वो भाग नहीं लेती। ठीक है, तो कौन लेगा? जो निर्वाचित राज्य के जो आपके राज्यसभा और लोकसभा के लोग लेंगे। ठीक है, लेकिन ये राज्य की विधानसभाएं भी निर्वाचित लोग भाग लेते थे किसमें? निर्वाचन गण में, लेकिन ये महाभियोग के समय नहीं भाग लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 61 क्या कहते हैं कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, और ये भी आपको पता होना चाहिए, महाभियोग एक क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, ठीक है, सेमी जुडिशियल प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, एकदम इम्पोर्टेंट है, राज्यों की विधानसभाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अनुच्छेद 54 ख के अनुसार वे राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग हैं। ज्ञातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का ज्ञान, तो परिषदें तो होती ही नहीं है। ठीक है, सभाएं ही होती हैं। तो लेकिन ये हमारा जो है महाभियोग में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ निर्वाचक गण का हिस्सा होंगे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, बिल्कुल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति का स्थान रिक्त स्थान है भर लिया जाना चाहिए कितने? 6 मंथ्स में जो स्थान है वो फुल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण किया जाना चाहिए। ठीक है, और 60 जो है 2(2) के अनुसार यदि
राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग से हटाए जाने के कारण पैदा हुई है, ऐसी कोई रिक्ति हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने की तारीख के पश्चात या यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर पदावधि जो देखिए रिक्तियां जो है कई तरीके से हो सकती हैं। तो है कि उनका टेन्योर पदावधि जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति की अवधि से पहले ही जब, क्योंकि हमें ये सर्टेन है कि इतने साल बाद जो है ये टाइम आएगा और इनका जो है पदावधि समाप्त हो जाएगा, उसके पहले ही क्या करना चाहिए, निर्वाचन का जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये 62(1) कह रहा है, लेकिन एक और स्थिति आ सकती है जिससे जो है पद रिक्त हो सकता है, जैसे जो है अचानक से मृत्यु हो गई, या जो है त्यागपत्र दे दिया गया है, या खाली करा दिया गया जो है पद, ठीक है, हटा दिए गए। तो ऐसी तीनों स्थितियों में तुरंत जैसे ही होता है यथाशीघ्र तुरंत ही जो है भरा जाना चाहिए जो रिक्त पद है, और या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स, 6 महीने नहीं बीतने चाहिए, 6 महीने से पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए 6 महीने के भीतर। तो ये हमारा सही उत्तर है ए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय क्या है, 6 मंथ्स। ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है 6 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपनी कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो जो है 5 वर्ष, 1.5, 1 and 6 months, तो क्या है 6 महीने तक। 6 महीने तक जो है उपराष्ट्रपति काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा था कि 6 महीने के भीतर जो है उनका जो है निर्वाचन फिर से किसी व्यक्ति का करना चाहिए जो राष्ट्रपति के पद पे आसीन हो सके। ठीक है, तो 6 महीने जो होता है वही वो समय होता है, 6 महीने तक जो है उपराष्ट्रपति जो है ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं उनके पद पे राष्ट्रपति की तरह। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उस जो है पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो ये हमने देखा अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, अब 65 जो अनुच्छेद 65 है वो क्या कहता है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके भी न रहने पर कौन है जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, उनके भी न रहने पर न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब ऐसी स्थिति में कौन करेगा, तो हमारे कौन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, अभी देखा था हमने, तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हाँ देखिए यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाएगा बी। ठीक है, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन देखेगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सेम क्वेश्चन दिया है, बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का कार्यपालिका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, कौन है एग्जीक्यूटिव हेड, कौन है, तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के एग्जीक्यूटिव हेड। तो देखिए 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, या तो फिर वो खुद संविधान के अनुसार या अपने जो है अधीनस्थ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा जो है वो करेंगे। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड, राष्ट्रपति होता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत या किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है। सॉरी तो ये आपकी है 53 में। ठीक है, 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां कहाँ पे हैं, तो ये हमारा है राष्ट्रपति में है। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हमने बताया था कि कोई विधेयक तब तक जो है वो बिल नहीं बनता है, तब तक वो एक्ट नहीं बनता जब तक जो है राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दे। तो राष्ट्रपति जो है चाहे तो उसको जो है रोक सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, कौन सी है स्वविवेकी शक्ति, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कौन सी है। तो देखना है हमें। देखिए, मंत्रि परिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ठीक है, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना करना, संसद को संदेश भेजना और आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए 2, 3 और 5, 6, 2, 3 और 6, 2 ये 3 और 6, ठीक है। तो देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे होती है, प्रधानमंत्री चुन के देते हैं और उस हिसाब से राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। तो ये एक तो नहीं हुआ। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस करना, कोई विधेयक उनके पास जाता है, उनको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए तो वो जो है उसमें आपत्ति के साथ उसको वापस भेज देते हैं। ये उनकी अपनी जो है निर्णय शक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विधेयक को रोक कर रखना, तो वही है वीटो इसको कहते हैं ना। तो विधेयक को जो है रोक के रख लेते हैं, वो भी उनके निर्णय पे है। अब नेक्स्ट हमारा है जो है 6, संसद को संदेश भेजना, वो भी राष्ट्रपति अपने हिसाब से करते हैं। तो ये जो है 3 हो गए हमारे। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक को रोक नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपत्ति सहित जो है वो रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, ठीक है, वापस नहीं भेज सकते धन को। विधेयक को रोक कर रखना और संसद के संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, ठीक है। कैसा 3 स्वविवेकी शक्तियां हैं। जो है धन विधेयक नहीं है, उसके अतिरिक्त विधेयकों की बात हो रही है कि उसको क्या करेंगे, वापस भेज देंगे, रोक कर रख लेंगे और संसद को संदेश भेजना जो है ये हमारे राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। और ये अनुच्छेद 86(2) के तहत जो है राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। कब? 86(2) के तहत राष्ट्रपति जो है संसद को भेज सकते हैं संदेश। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राजदूतों की नियुक्ति, विधेयक को स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति, लोकसभा भंग करना और संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। ये आपका क्या हो गया, विधेयकों पर स्वीकृति किसकी जो है मंत्रिपरिषद की पूछ रहे हैं, और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो बी जो है विधेयकों की पे स्वीकृति देने के लिए उनको उनकी जो है उनसे सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करनी हो तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111, ठीक है, 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करने के पश्चात, साधारण विधेयक की बात कर, धन विधेयक नहीं होगा, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करेगा, संसदों के पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधन, अब मान लीजिए कि भेज दिया उन्होंने पुनर्विचार के लिए और फिर से संसद संशोधन करके या बिना संशोधन के फिर से जो है पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेंगे, दोबारा अनुमति नहीं रोक सकते, ठीक है। तो पावर लिमिटेड है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं, ठीक है, विधायी शक्तियां कौन सी हैं। तो देखिए संसद के सत्र आहूत करना विधायी शक्ति है कि नहीं है, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना और अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करना आपकी विधायी शक्ति है। देखिए विकल्प जो सी है, सी क्या था, संसद की बैठक स्थगित करना, तो विकल्प सी राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों सिटिंग्स के स्थगन एडजर्नमेंट का अधिकार क्रमशः सभापति को और उपसभापति मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को होता है, ठीक है। अब संसद का एक अंग
पार्ट होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देते हैं या अनुमति विधारित करते हैं। विधेयकों को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकते हैं, तभी वह विधायी कार्य कर रहे होते हैं। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र का आहूत करना और संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा को में 12 सदस्यों के नाम जो है नॉमिनेट करना, उनको विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति जो है कि अनेकों कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी कार्यों को कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां हैं। अगर जो है संसद का कोई भी सदन अगर नहीं है उसमें संसद उस जिससे कोई भी सदन जब संसद सत्र में अगर नहीं होता है, तो राष्ट्रपति उस वो जो काम होता है जो संसद में होता है वो ऑर्डिनेंस पारित करके, अध्यादेश जारी करके उसे सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बहुत ये जो हमारा राइट है इसका जो है बहुत ज़्यादा उल्लंघन भी किया जा रहा है। ठीक है, मिसयूज़ किया जा रहा है एक्चुअली इसको अप्रोप्रिएट वे में। जिन विषयों पर समय संसद के को कानून बनाने की शक्ति है, अच्छा जिस विषय पर कानून बनाने की संसद को शक्ति है उसी विषय पे अध्यादेश जारी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। इस प्रकार विकल्प डी ए बी अब की अपेक्षा बेहतर है। ठीक है, विकल्प डी ए बी की अपेक्षा बेहतर है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्तियां हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। ठीक है, बहुमत दल के नेता को, ये है आपकी, ये राष्ट्रपति की है, बिल्कुल 1 है। संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में वापस करना, तो ये भी हो गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ये बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना। ठीक है, ये रोक कर रखना, और किसी विषय की संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांगना। फिर आपका किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये जो हो गया आपका, हाँ, तो इसमें ई होगा 3, 4 और 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, देख 3, 6, 7, 8 कौन सा है? तो 3, ये अच्छा ये नहीं है, 3 है। देखिए, किसी विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, और 6 किसी विधेयक को रोक कर रखना, और 7 किसी विधेयक से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री को देना, और आपका 7 है और 8 है। तो 8 में हमारा क्या था? किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के हेतु कहना। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति, जो 111 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान है, जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करते हैं। तो जो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करते हैं, अतः किसी विधेयक की को आपत्तियों सहित संसद में वापस भेजना और किसी विधेयक को रोक कर रखना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 में किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को 74(1) के अंतर्गत किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजना, जैसे भी राष्ट्रपति के स्वविवेक के अंतर है। यानी कि जो हमारा ई वाला ऑप्शन है वो सही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी दबाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ठीक है, चुनावी सुधारों के अध्यादेश पर जब बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो कौन सा था? ये आपका था सी, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के संबंध में जो शक्तियां वर्णित हैं वो कितने में है? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जो है 1, 2, 3 में जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में ना होने पर अब कब अध्यादेश जारी होगा? या तो दोनों सदन या तो एक सदन।
ठीक है, सत्र में ना हो, तो इस दौरान ये जो है अध्यादेश जारी हो सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होगा, तो इसका जो प्रभाव इफेक्ट होगा वो जो कानून संसद बनाती है उसी के बराबर भी इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, कोई भी समय राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, तो ये आपका है 1, 2, 3। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखना आवश्यक है, तो ये 6 सप्ताह तक। तो अध्यादेश के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह तक आवश्यक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 2 का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो उसको 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अब देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो ये आपका है फर्स्ट हमारा है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। सॉरी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जी नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं करते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो संघ राज्य क्षेत्र के भी करते हैं, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए अनुच्छेद 240 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कितना 239 क 5 के जो मुख्यमंत्री हैं किसके संघ राज्य क्षेत्र के, उसकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जो मंत्री हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है, तो आपकी उपरोक्त सभी, सबके कौन कौन से हैं, सभी भारत के महान्यायवादी, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य का कोई राज्यपाल है, उनकी नियुक्ति भारत जो है हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी अनुच्छेद 148 में महान्यायवादी हैं और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद जो है 76 में महान्यायवादी हैं। 76 में कौन है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में हमारे महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। 148 में महान्यायवादी 76 में है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है। और 155 में कौन है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महान्यायवादी 76 में है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है और राज्यों के राज्यपाल 155 में है। इन सारे लोगों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो देखिए ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो असाधारण परिस्थितियां अगर हैं तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध किसमें किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अनुच्छेद 160 में है। तो 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के संबंध में उपबंध कर सकते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, कौन सा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, ये तो है ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, ये तो नियुक्त करते हैं, तो ए हो गया। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तीसरा है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर, ये भी सही है, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने की, तो ये भी जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन सा जो है नहीं अधिकार नहीं है, ये बी है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। जो है देखिए अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है, न कि जो है प्रधानमंत्री को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो है आपका 143।
उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति 143 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो हमारा ए है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए आपातकालीन स्थितियां। और नेक्स्ट आपका है राज्यों के राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो जो हमारा ए है वो सही है। देखिए इसमें क्या है, 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श जो है सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उनको जो है जो परामर्श मिला है उसको जो है उनको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के शक्ति क्या नहीं है, कौन सी नहीं है ये पूछ रहे हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजना और क्षमादान करना। तो ये संसद के सदनों को संदेश भेजना ये क्या है, शक्ति नहीं है। देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है, जबकि अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब क्या है कि जो हमारा बी है, सदनों को संदेश भेजना एक अधिकार है ना कि शक्ति। तो शक्ति की बात कर रहा है, तो शब्दतः कौन सा सत्य है यही पूछा था। तो संसद के सदनों को संदेश भेजना अधिकार है, शक्ति नहीं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। देखिए सारा जो है अधिकार प्राप्त है उनको, लेकिन ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं वो। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार, किसमें अनुच्छेद 124 से खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, उसके पद से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक साबित जो है न हो जाए कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तो तब तक उनको हटाया नहीं सकता। और अगर असमर्थता कदाचार के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित जो है वो जो समावेदन है उसको समर्थित होना चाहिए। और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में जो है रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। मतलब ये है इसमें टोटल कि राष्ट्रपति जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको नहीं हटा सकते। उनको हटाने के लिए जो कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदन में जितने टोटल मेंबर्स हैं उनके द्वारा बहुमत होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उपस्थित सारे लोग और मत देने वाले जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें लगभग 1/3 लोगों की बहुमत का जो है होना चाहिए। उसके बाद फिर राष्ट्रपति सामने पेश होगा तभी कुछ हो पाएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? न्यायिक है, विधायी है और कार्यपालकी है। तो ये न्यायिक शक्ति है। ठीक है, न्यायिक शक्ति है। देखिए राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा आदि की जो कुछ शक्तियां हैं और कुछ मामलों में दंड के आदेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। किसमें सम्मिलित नहीं है? देखिए क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन और रोक। ठीक है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन, रोक और निरंतरता। तो देखिए ये हमारा सही है ई, यानी कि कौन कौन सा, ये जो है 4 और 5। तो इसमें है कौन सम्मिलित नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्षमा है, ठीक है, लघुकरण है, परिहार है, विराम नहीं है और प्रविलंबन है, रोक नहीं लगा सकते एकदम कंप्लीटली। अच्छा रोक है, निरंतरता नहीं कर सकते। ठीक है, निरंतरता नहीं कर सकते, तो निरंतरता नहीं है। और आपका ये
4 एंड 5 है। तो मतलब विराम और निरंतरता ये दोनों नहीं है, बाकी प्रविलंबन और जो है परिहार, लघुकरण और क्षमा है। और प्रविलंबन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण का अधिकार प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सेना के न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए मामले भी आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राधिकार को भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक मतलब स्टैट्यूलर और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, और संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है, तो ये आपके हैं 2 और 4। मतलब कौन कौन से हैं? औपचारिक और विधिक और जो है संवैधानिक और नाम मात्र। संवैधानिक और नाम मात्र, औपचारिक, स्टैट्यूलर और विधिक। ठीक है, ये हो गया हमारा। राष्ट्रपति के संविधान के तहत प्राप्त अधिकार औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय जो है सूचना अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो किसको जो है पटल पे रखवाने का इनको अधिकार है? तो ये हमारा है सी है 1, 3, 4। 1, 3, 4 है, यानी कि कौन सा नहीं है? तो एक बार देख लीजिए, ये जो हमारा है दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी किसकी? संघ वित्त आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जाती है। जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। लोक लेखा समिति की स्थापना राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। इससे अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे लोक लेखा समिति के। राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन क्रम से 281, 251 और 338 में संसद के पटल पर रखा जाता है। तो जो हमारे वित्त आयोग हैं वो 281 में उनके जो है उसको सिफारिशों को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 151 में, और आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ठीक है, उसको रिजर्व रख सकते हैं लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। अभी हमने जस्ट देखा था, अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले था ये। जो वित्तीय बिल हैं उनको पुनर्विचार के हेतु लौटाना जो है उनके विशेषाधिकार में नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए क्या है कि आपका साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल सही है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये सही है कि गलत है, देख लीजिए। और आपका नेक्स्ट है लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये सब सही है, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते। तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते इसको। अन्य 3 जो विकल्प है वो राष्ट्रपति की संवैधानिक जो विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः जो वित्तीय बिल है वो संसद के में राष्ट्रपति की सिफारिशों के बाद ही जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए उनको जो है लौटा नहीं सकते। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो अभिभाषण तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में होती है। 2 कथन है, विचार करना। कथन ए हमारा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आर है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो मिलता नहीं है, वहां से भिन्न है। देखिए हमारा जो है उत्तर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, सी होगा। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति का राजा वंशानुगत, अतः जो है ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, अतः दोनों ही भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, तो ये दोनों भी जो है अलग हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल होता है राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है, तो भाग होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो हमारा ए होना चाहिए, इसका उत्तर ए है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 79, कौन सा अनुच्छेद है? 79 के अनुसार भारत जो है, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अब हमारा ए और आर है। देखिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति में निहित है। जो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। आर है हमारा प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी जो है नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो देखिए, सर्वोच्च कमांडर हैं बिल्कुल, जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा सी होगा। ए सही है लेकिन आर हमारा सही नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52(2), कौन सा? 53(2) कौन सा है? 53(2) के अनुसार उसके अधीन संघ और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशन सुप्रीम कमांड, जो कमांड होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत जो कथन है वो सही है, कारण गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, और तो ये बिहार से थे। ठीक है, बिहार से थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो जो है वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सॉरी, वो जो है बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति फोर्थ राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका है वीवी गिरी। तो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, कौन से राष्ट्रपति हैं आपको बताना है। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति जो है वीवी गिरी थे। तथापि कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल अगर हम देखें तो उसके क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, ठीक है, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन का छठा नंबर है। उसके बाद जो है छठा नंबर होगा, और ऐसे फोर्थ। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, 2 बल्कि 3, तो इसमें 2 पूछा है, तो लगातार 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि के लिए 1950, 52, 1952, 57 और 1957, 62 भारत के राष्ट्रपति रहे। इनमें 26 जनवरी 1950 को वो संविधान के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे, तथा 1952, 57 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन है? सर्वसम्मत से निर्वाचित हैं एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति जो है वो है एन संजीवा रेड्डी। कौन है? एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट एन संजीवा रेड्डी सर्वसम्मत से या निर्विरोध, सर्वसम्मत मतलब निर्विरोध, कोई विरोध नहीं कर रहा था, निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कौन? डॉक्टर संजीवा रेड्डी, 1977 से 82 में। ठीक है, अब देखिए, भारतीय जो राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, सूची है, हमें मिलान करना है। अब देखिए, सूची में फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, और इसमें डेट्स ईयर्स दिए हुए हैं, तो हमें देखना। देखिए, जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं वो 1974 और 1977, एन संजीवा रेड्डी 1977, 82 और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967, 1969। वीवी गिरी आपके हैं 1969 और 1974। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो देखिए, ये जो है नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे, बाकी राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन, तीनों लोग जो है क्या थे? ये उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे पहले। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में, दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में ये डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता था। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो है 13 मई 1962 से 67 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो देखिए वीवी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे। तो चौथे जो राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी 1969 टू 74 ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो बहुत ही आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दी जाती है। तो भारत के व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास सिस्टम इंटीग्रेटेड जिसको IGM-DP के फलस्वरूप भारत की कौन कौन सा त्रिशूल, शक्ति, अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास जो है हुआ और क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सका। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने किया। ठीक है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस S जो है आपका हिदायतुल्लाह ने किया। तो ये पहले क्या थे? न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 को 1969 को क्या किया है? 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन असंगत है? असंगत हमें बताना है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा असंगत है? तो डी, जवाहरलाल जो है असंगत है। ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग राष्ट्रपति हैं और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए असत्य कथन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? हाँ, दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। और असत्य पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो और नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति। तो ये हमारा सी होना चाहिए, सी जो है सही नहीं है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अन्य 3 कथन सही हैं। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ये सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर, ये सही नहीं है। तो सिर्फ एक सही है हमारा और आर गलत है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 52, कौन सा अनुच्छेद है? 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 जो होगा, 53 के अनुसार क्या होगा? 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। अतः प्रश्न एक सही है, लेकिन किंतु राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है, ये जो है नहीं सही है हमारा। देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में वरीयता क्रम देखें, राष्ट्रपति के रूप में वरीयता क्रम देखें तो क्या है? ये 12वां है। ठीक है, 12वां है। जो 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र में 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में, व्यक्ति के अनुसार है ये 12वां राष्ट्रपति, व्यक्ति 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। अब ऐसे ही देखिए ये चीज आएगी। अब हमारे जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आएगा। ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। एक विधेयक जो संसद के में प्रस्तुत किया जा रहा है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो है वो जो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो बन जाते हैं अधिनियम। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। यह विधेयक जो राष्ट्र में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर कर देते हैं या अपनी सहमति दे देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संविधान की 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 6 में, 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। कहाँ पे है? 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं,
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त भी किया जा सकता है। तो विस्तारित भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, और राज्यपाल की सहमति के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं। अब देखिए, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और परंतु राष्ट्रपति जो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। मुक्त किसके लिए है? तो ये आपका है बी के लिए, राष्ट्रपति के लिए। वो जो है प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो क्या करता है? नेतृत्व नहीं करते। जो भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? औपचारिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक रूप से शासन संचालन है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो किसके लिए? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रपति पर ये लागू होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों निम्नलिखित में से कौन बिहार से रह चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। सॉरी, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति में डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 को 11 जुलाई 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उनकी मृत्यु जो है भारत के राष्ट्रपति मृत्यु उनकी 1969 में हो गई। निम्न में से कौन जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? तो ये है आपका बी, वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कौन से देखिए इसमें क्या है कि कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। वीवी गिरी है। देखिए, राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन के भ्रष्ट आचरण के आरोप में सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। एम सीकरी वाली अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख यहाँ पे क्या है? 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। ये हो गया। हाँ, अब देखिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है, किसने किया है? तो एडविन जो है अपना ल्यूटियंस के द्वारा, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। तो ल्यूटियन जोन बोलते हैं ना उसको, तो ल्यूटियन जोन वही है, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा जो है ये ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियन राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था उन्होंने। यह भवन राष्ट्रपति की सरकारी आवास है। ठीक है, अब देखिए, इस भवन का निर्माण के पश्चात इसे वायसराय आवास, वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके गवर्नमेंट हाउस जो है रख दिया गया। वायसराय हाउस की जगह गवर्नमेंट हाउस रख दिया गया। और 21 जून 1948 को सी राजा गोपालचारी ने इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है ना। उनके समय से इसको राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जा सकता है। तो हम अभी उपराष्ट्रपति करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।